गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम 12th हिस्ट्री का जो हमारा 4th लेसन है विचारक, विश्वास और इमारतें, उसका 5th पार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और उसके जो सिद्धांत थे वो, और जो बौद्ध धर्म के जो पतन के कारण हुए वो। तो उसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे स्तूप के बारे में कि स्तूप क्या होता है, स्तूप कैसे बनवाए गए, और हमारा जो प्राचीन टाइम का, जो एंशिएंट टाइम का सबसे फेमस स्तूप है वो कौन सा है। तो स्तूप सबसे पहले आता है कि स्तूप कहते किसे हैं। जो स्तूप है उसका संस्कृत भाषा में उसका जो अर्थ है वो टीला माना है, मतलब टीला होता है। तो स्तूप जो शब्द है वो हमें ऋग्वेद से, जो हमारे 4 वेद हैं, जो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, उसमें स्तूप शब्द का सबसे पहले पहले उसका उपयोग है, या फिर बोलेंगे स्तूप जो वर्ड है वो हमें ऋग्वेद में स्तूप का जिक्र हुआ है। ऋग्वेद में जो स्तूप के बारे में बताया गया है उसे जो हवन वगैरह होती है, हवन में जो उसकी अग्नि है, उसकी जो ज्वाला उठती है, यज्ञ करते समय जो अग्नि की ज्वाला उठती है, तो उसे स्तूप बोला गया था। लेकिन यहाँ इस टाइम में जो स्तूप है वो जो हमारे महात्मा बुद्ध थे उसके महापरिनिर्वाण के बाद उनकी जो अस्थियाँ हुई उनको 8 भागों में बांट दिया गया, और उन सभी जो उनकी अस्थियाँ थी उनके ऊपर समाधियाँ बनाई गई, और जो ये समाधियाँ थी उन्हीं को ही स्तूप बोला गया। तो स्तूप किसे कहा गया है या किसे कहते हैं? जो हमारे महात्मा बुद्ध हैं उनकी जो अस्थियाँ थी उनके ऊपर समाधियाँ बनाई गई, और उन समाधियों को ही स्तूप कहते हैं। अब जब पहले महात्मा बुद्ध थे या गौतम बुद्ध थे, केवल उन्हीं के ही जो समाधियाँ थी या फिर उनके जो अवशेष थे उन्हीं के ऊपर ही स्तूप बनवाए गए थे। लेकिन धीरे धीरे टाइम जब बीतता गया था, जो महात्मा बुद्ध के जो मतलब क्या कहेंगे, जो फेमस जो उनके धर्म प्रचारक हुए थे या उनके शिष्य हुए थे, उनकी अस्थियों पे भी स्तूप बनवाना शुरू हो गया था। तो अब आता है हमारे स्तूप के प्रकार। स्तूप कितने प्रकार के होते हैं? तो स्तूप 4 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है शारीरिक स्तूप, दूसरा है परिभौतिक स्तूप, तीसरा है उद्देशिक स्तूप, और चौथा है संकल्पित स्तूप। तो ये हमारा जो फर्स्ट है स्तूप के प्रकार में, जो हमारा फर्स्ट प्रकार है शारीरिक स्तूप। तो इसमें जो महात्मा बुद्ध हुए या फिर उनके जो शिष्य हुए हैं, उनके जो शरीर के जो भी हमें अंश मिले हैं, या बोलेंगे जिनके ऊपर समाधियाँ बनाई गई थी, जैसे शरीर के अंश बोलेंगे, जैसे कुछ उनको दाह संस्कार करने के बाद में उनकी जो अस्थियाँ हुई, केस हुए या फिर नाखून वगैरह जो भी हुए थे, उनके ऊपर उनको जिन जगहों पर उन सभी को मतलब समाधियाँ उनको वहाँ पे समाधियों के रूप में रखा गया था, तो जो वो स्तूप थे उनको शारीरिक स्तूप बोला गया था। परिभौतिक स्तूप वे स्तूप थे जिनमें जो महात्मा बुद्ध के जैसे जो उपयोग में लाई गई जो वस्तु थी, जैसे उनके ये बोलेंगे जैसे पादुकाएं थी, या फिर उनके जो पात्र थे जिससे वो भिक्षा मांगते थे, जो उन्होंने जो भी जैसे वस्तु हुई है उनको उपयोग किया था, तो वो सारी वस्तुओं को जहाँ पे रख के समाधि के रूप में रखा गया और वहाँ पे स्तूप बनवाए गए, उनको परिभौतिक स्तूप कहा गया। तीसरा है उद्देशिक स्तूप, जहाँ पर ये वो स्तूप होते हैं जहाँ पर जो महात्मा बुद्ध ने अपना जो समय था वो गुजारा था, जैसे उनका जन्म स्थल है, जो मेन जगह थी जहाँ पे जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने जिस स्थान पे अपना समय व्यतीत किया था, जैसे उनका जन्म स्थान, या फिर उन्होंने जहाँ पे तपस्या की थी वो, या बोलेंगे जहाँ पे उनको वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो, और जहाँ पे उनके जो फेमस उपदेश दिए थे या फिर जो पहला उपदेश दिया था वो सारी जगहों पर जिन स्तूपों का निर्माण किया गया था उनको बोला गया उद्देशिक स्तूप। अगला है हमारा संकल्पित
स्तूप, ये स्तूप जो महात्मा बुद्ध के जो शिष्य हुए हैं उनके द्वारा स्थापित किए गए थे, तो उनको बोला गया था संकल्पित स्तूप। तो ये संकल्पित स्तूप है, उनका जो आकार होता है वो इन तीनों स्तूपों से छोटा होता है। अब आता है हमारा जो ये स्तूप है उसकी आकृति कैसी है, वो हमने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। तो सबसे पहले यहाँ मेधी जो स्तूप है उसमें मेधी बनाई गई। मेधी को यहाँ पे चबूतरा भी बोलते हैं। चबूतरे के ऊपर जो अर्ध गोलाकार में जो एक बोलेंगे कटोरी टाइप में एक अंड का निर्माण किया गया था, इसे बोलते हैं अंड। तो इसे बोलते हैं स्तूप। जो स्तूप का जो आकार है वो बता रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले मेधी के ऊपर एक अंड गोलाकार के हम बोलेंगे कटोरी के टाइप में एक अंड का निर्माण किया गया था। उसके ऊपर एक छत्र लगाया, जो एक ये हार्मिका है। हार्मिका में कहते हैं कि ये जो हार्मिका है उसमें देवताओं का वास होता है। देवताओं मीन्स यहाँ पे महात्मा बुद्ध को लिया गया है कि यहाँ पे जो भी हमारे जो स्तूप है वहाँ के जिसमें ये हार्मिका होती है उसमें जो महात्मा बुद्ध है उसका वास होता है, और इसके ऊपर छतर बनाए गए थे। अगला है वेदिका। वेदिका ये स्तूप के चारों ओर इसकी जो बाउंड्री है उसको वेदिका बोला गया है। और अब बताया हमारा ये जो हमारी मेधी और वेदिका के बीच के जो इसके जो स्तूप है उसके चारों ओर चक्कर लगाने का जो रास्ता है उसे प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा स्तूप। सबसे पहले यहाँ चबूतरा है, चबूतरे को मेधी बोला गया है, और चबूतरे के ऊपर एक अर्धगोलाकार कटोरी को अंड बोला जाता है, और उसके ऊपर एक मेदिका टाइप में जहाँ पे ये कहते हैं कि जो महात्मा बुद्ध है उसका वास होता है, उसको हार्मिका बोलते हैं। हार्मिका के ऊपर छत्र लगाया गया है, और साइड में जो इस स्तूप की जो बाउंड्री है उसको वेदिका बोला गया है। और जिस बाउंड्री के और जो स्तूप के बीच का जो रास्ता है, जो हमें जो स्तूप की परिक्रमा बोल देंगे, परिक्रमा करेंगे, तो उस रास्ते को यहाँ पर प्रदक्षिण पथ बोला गया है। अब होता है कि जो हमारा प्राचीन टाइम का जो सबसे फेमस स्तूप है वो है सांची का स्तूप। तो ये सांची का स्तूप कब और कहाँ है और इसकी खोज किसने की है? तो ये जो सांची का स्तूप है वो जो सांची की पहाड़ियाँ है मध्य प्रदेश में है। अब बोलेंगे जो सांची का स्तूप है वो कहाँ है? वो मध्य प्रदेश में है। जो सांची की जो पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिला का जो मुख्यालय है उससे 25 किलोमीटर उत्तर की दिशा में सांची का स्तूप स्थित है। जो ये सांची का स्तूप है वो हमारी रेल लाइन मार्ग और जो सड़क यात्रा है दोनों ही रास्तों से हम वहाँ पे जा सकते हैं, और यही कारण है कि दोनों रास्ते वहाँ पर जो दोनों रास्तों से वहीं पर आवागमन के जो साधन है वो उपलब्ध है। तो जो सांची स्तूप है वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में जो यात्रीगण है वो उनको देखने के लिए, इसका भ्रमण करने के लिए आते जाते रहते हैं। अगला है हमारा पॉइंट है जो है वो है सांची स्तूप की खोज कब और किसने की। जो ये सांची स्तूप है इसकी खोज एक नहीं बल्कि कई टाइम बार बार अलग अलग जो हमारे वो बोलेंगे कि इतिहासकार हुए हैं उन्होंने अलग अलग टाइम में इसकी खोज की। जो उस टाइम के प्रमुख विशेषज्ञ थे उनके सानिध्य में ही जो सांची स्तूप है उनकी खोज की गई थी। जो ये सबसे पहले सांची स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने सांची स्तूप की खोज की थी। सबसे पहले की थी 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने। उसके बाद जो 1822 ईस्वी में जो भोपाल के असिस्टेंट जो पॉलिटिकल एजेंट थे जॉनसन, उन्होंने यहाँ पे जो इनकी खोज का मुख्य श्रेय जिनको माना गया है वो जो इनके असिस्टेंट थे भोपाल के पॉलिटिकल असिस्टेंट के एजेंट थे जॉनसन, उनके द्वारा ही करवाई गई थी। अगला है इसके बाद 1822 के बाद इसमें जो अलेक्जेंडर कनिंघम और कैप्टन FC मेसी है, इसने भी यहाँ पे खुदाई की, और खुदाई के बाद इन्होंने जो भी वहाँ पे जो अवशेष मिले उसका अध्ययन किया, और जहाँ पे जो सांची स्तूप में जो अवशेष मिले थे उनको कई दिन रह के महीनों रह के उनका
अध्ययन किया कि यह किसके द्वारा बनाया गया था, किसने बनवाया था, और वहाँ पे जो उनको जो अभिलेख मिले थे उनको भी इन्होंने वहाँ पे पढ़ा। और इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम और मेसी के बाद 1912 में सर जॉन मार्शल जो थे उन्होंने भी यहाँ पे सांची स्तूप की खुदाई करवाई थी। और सांची स्तूप की अंतिम बार खुदाई मोहम्मद हमीद ने 1936 ईस्वी में करवाई थी। मोहम्मद हमीद ने यहाँ पे जो सांची स्तूप है उसकी खुदाई आखिरी बार करवाई थी। इसके बाद सांची स्तूप की कोई खुदाई नहीं की गई थी। तो ये हो गया हमारा सांची स्तूप की खोज, किस तरह से सांची स्तूप अस्तित्व में आया था। सबसे पहले 1818 में जो जर्नल टेलर है उसने सांची स्तूप की खोज की थी। जर्नल टेलर ने है उसने ही यहाँ पे बताया है, खोज के दौरान यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे एक प्राचीन जो प्राचीन स्तूप है वहाँ है, मतलब यहाँ पे है, और उसकी हमारे जो प्राचीन टाइम में जो भी रीति रिवाज चले आ रहे थे वो इसकी खुदाई के दौरान हमें ये देखने को मिलेंगे। दूसरी बार खुदाई इसकी 1822 में की गई थी। जो भोपाल के असिस्टेंट जो पॉलिटिकल एजेंट थे उन्होंने इस पे उनका नाम जॉनसन था, उन्होंने सांची स्तूप की खोज करवाई। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम और जो मेसी थे उन्होंने भी यहाँ पे खुदाई का काम किया, और जो भी यहाँ पे अवशेष मिले, अभिलेख मिले, उनका गहराई से अध्ययन किया। 1912 में जॉन मार्शल ने भी यहाँ पे खुदाई करवाई, और जो इसकी अंतिम खुदाई है वो 1936 में मोहम्मद हदीम के द्वारा करवाई गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है इसमें, जो बौद्ध संघ में स्त्रियां क्यों जाती है। हमने आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध संघ का निर्माण किया था। तो जो पहला बौद्ध संघ था वो सारनाथ में बनवाया गया था, और ये जो सारनाथ में बनवाया था। जो ये बौद्ध संघ है उसमें स्त्रियां और पुरुष क्यों जाते थे, क्या कारण थे कि जो बौद्ध संघ थे उसमें स्त्रियां पुरुष जाते थे। तो उसके एक नहीं बल्कि अनेकों कारण थे, क्योंकि जो बौद्ध संघ थे वो लोकतांत्रिक थे, वो सभी लोगों के लिए उसके द्वार खुले हुए थे। महात्मा जो बुद्ध थे उन्होंने जाति पाति को दूर रखते हुए, स्त्री पुरुष की जो भावना है उसको दूर रखते हुए सभी के लिए जो बौद्ध संघ थे उसके दरबार खोल दिए थे कि जो भी बौद्ध धर्म को अपनाना चाहता है उसका प्रचार प्रसार करेगा, या फिर बौद्ध धर्म की जो शिक्षाओं से प्रभावित है वो सारे बौद्ध धर्म को ग्रहण कर सकते हैं और बौद्ध संघ में आके रह सकते हैं। जो बौद्ध संघ थे उसके अंदर बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए स्त्री और पुरुष आते थे, और यहाँ पे जो बौद्ध धर्म है उससे प्रभावित होकर आते थे। जो भी उसकी शिक्षाएं थी, उसका सिद्धांत थे, उसका अध्ययन, उसको वहाँ पर आराम से बैठ के उसका अध्ययन करते थे। जो ये बौद्ध संघ में जो स्त्री पुरुष आते थे वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बौद्ध संघ में रहते थे। और जो ये बौद्ध संघ है उसके कुछ नियम भी होते थे। अगर स्त्री पुरुष उसके जो नियम थे उसके विरुद्ध कोई कार्य करते हैं या फिर उन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो बौद्ध संघ के द्वारा उनको जो है मतलब दंडित भी किया जाता था, उनको दंड दिया जाता था। अगला कारण है कि बौद्ध धर्म के दर्शन को व्यवहार में लाना। महात्मा जो बुद्ध थे उन्होंने बौद्ध धर्म के जो दर्शन थे, जो 5 आर्य सत्य थे, जो अष्टांग मार्ग थे, उनको मोक्ष की प्राप्ति का या फिर मोक्ष प्राप्त का मार्ग बताया है। तो जो भी ये सारे सिद्धांत थे उनको व्यवहार में लाने के लिए स्त्री पुरुष संघ में जाते थे। अगला है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। जो बौद्ध संघ में जो भी स्त्री पुरुष जाते थे उनका जो मेन उद्देश्य होता था वो केवल 2 ही होते थे कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना और जो है स्वयं को मोक्ष प्राप्ति के लिए मोक्ष प्राप्त करवाना। तो ये था कि बौद्ध धर्म में जो स्त्री पुरुष जाते थे वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी जाते थे। बौद्ध धर्म जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए जाते थे। वहीं पर ही रहकर जो बौद्ध धर्म के जो नियम वगैरह थे, जो कानून बनाए गए थे बौद्ध संघ के, उनका निर्वहन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते थे। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो है कि जो स्त्री पुरुष हैं वो बौद्ध संघ में क्यों जाते हैं, क्यों वहीं जाके रहते हैं। तो ये बौद्ध संघ है
उसके अंदर जो बौद्ध धर्म है उसके अंदर महात्मा बुद्ध ने बताया है कि बौद्ध धर्म को मतलब जो लोग हैं वो ब्रह्मचर्य से भी उसका पालन कर सकते हैं और गृहस्थ जीवन में भी रह के उस जो अष्टांग मार्ग है उसके ऊपर चल के मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जो मोक्ष गृहस्थ जीवन में रह के जो लोग अष्टमार्ग पे चल के या फिर बौद्ध धर्म को जो ग्रहण करते थे उसको उपासक या उपासिका बोलते थे। जो गृहस्थ जीवन में रह के बौद्ध धर्म को ग्रहण करते थे या बौद्ध धर्म को अपनाते थे वो, और यहाँ पे जहाँ पे जो संन्यास धारण कर लेते थे या बोलते हैं जो बौद्ध संघ में आके रहने लग जाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बौद्ध संघ में आके रहते थे, उनको भिक्षु या भिक्षिकाएं बोला जाता है। तो ये सारे कारण है कि बौद्ध धर्म में जो बौद्ध संघ थे उसमें स्त्री पुरुष क्यों आते हैं, क्योंकि वह बौद्ध धर्म का अध्ययन करना चाहते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए आते थे, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते थे, और जो भी बौद्ध धर्म के जो दर्शन है, जो सिद्धांत है, उनको अपने व्यवहार में लाने के लिए आते थे। आज के लिए इतना ही, और आज के साथ ही हमारा जो ये लेसन है, 4th लेसन है, वो कंप्लीट होता है। अगले लेसन हम अगली क्लास में अपने 5th लेसन को स्टार्ट करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वो तो हमें बता दीजिएगा। आई होप आपको सब समझ ही आ गया होगा, जितने भी आपके ये मतलब इस वाले लेसन के जितने भी पार्ट्स हैं उस सारे में ये लेसन कवर हो चुका है। तो अगली वीडियो में हम अपने नेक्स्ट जो हमारा लेसन है उसको करेंगे। थैंक यू बच्चों।